Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 024876 of our series. हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 76 का विश्लेषण। पेपर 76 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल संख्या 76 निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है एक सेंटेंस जिसमें एक अंडरलाइंड या रेखांकित शब्द है जिसका हमें सिनोनिम या पर्यायवाची बताना है। पढ़ते हैं। ट्राई टू बी फ्रूगल विथ योर हार्ड अर्नड मनी। शब्द फ्रूगल का अर्थ है मितव्ययी, जो कम खर्चा करे, फिजूल खर्ची ना करे। विथ योर हार्ड अर्नड मनी, हार्ड अर्नड का अर्थ है मेहनत से कमाई हुई। सो अपने मेहनत से कमाए हुए धन के विषय में आप मितव्ययी होने की कोशिश करें, फिजूल खर्ची ना करें, कम खर्च में काम चलाएं। हमारा आंसर होगा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का भी वही अर्थ है, मितव्ययी या फिर अपव्यय ना करने वाला, कम खर्च में काम चलाने वाले, या फिर मितव्ययी। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखा करें। शब्द इम्प्रूडेंट का अर्थ है अविवेकी। अगर आप किसी चीज़ के संभावित परिणामों या हानि लाभ को सोचे बिना कोई काम करते हैं तो आप हैं इम्प्रूडेंट या अविवेकी। ऑप्शन सी नेग्लिजेंट का अर्थ है लापरवाह या केयरलेस। ऑनेस्ट का अर्थ आप जानते हैं ईमानदार। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 आपकी स्क्रीन पर। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न है जिसमें 4 सेगमेंट्स को या खंडों को रेंडमली या बेतरतीब क्रम में लिख दिया गया है। हमारा काम है उन्हें अनस्क्रैम्बल करना और सही क्रम में जमाना। इसे हल करने की विधि से आप वाकिफ़ हैं। पहली बार में हल करने की कोशिश ना करें, जैसे दिया है वैसे पढ़ें और फिर सही क्रम में इन सेगमेंट्स को जोड़ने की कोशिश करें। पढ़ते हैं। इट इज कंसीडर्ड द बिगेस्ट कार्निवल इवेंट इन द वर्ल्ड। शब्द कार्निवल का अर्थ है कोई फेस्टिवल या उत्सव, तो ये दुनिया में सबसे बड़ी उत्सव वाली इवेंट मानी जाती है। रियो कार्निवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिफोर लेंट। रियो जो है ये ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा शहर है, पूरा नाम है रियो ड जेनेरियो। रियो कार्निवल इज सेलिब्रेटेड, रियो कार्निवल मनाया जाता है एवरी ईयर बिफोर लेंट। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ लेंट का अर्थ उधार देने, लेंट की पास्ट फॉर्म से नहीं है। लेंट असल में क्रिश्चियन धर्म को मानने वालों के मुताबिक एक पवित्र अवधि है 40 दिन की। फरवरी और मार्च माह में ये अवधि आती है। इस दौरान क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग करते हैं पूजा, प्रार्थना, फास्टिंग, व्रत रखते हैं और उसके साथ वे अपने अपराधों की ईश्वर से क्षमा मांगते हैं। लेंट के 40 दिन की अवधि के अंत पर एक बड़ा उत्सव या अवसर आता है जिसे कहते हैं ईस्टर। तो लेंट से पहले हर साल लेंट की अवधि फरवरी और मार्च के बीच में 40 दिन की होती है। उससे पूर्व रियो कार्निवल आयोजित होता है। अ टिपिकल रियो कार्निवल इज फिल्ड विथ फ्लोट्स। किसी विशिष्ट रियो कार्निवल में होते हैं फ्लोट्स। आम भाषा में फ्लोट का अर्थ है किसी चीज़ का उत्प्लावित होना या सतह पर तैरना, किंतु यहाँ फ्लोट का एक अलग ही अर्थ है। किसी ट्रक या ऐसे ही माउंटेड प्लेटफॉर्म पर जब कोई प्रोसेशन या जुलूस निकाला जाता है तो उसे भी फ्लोट कहते हैं या फिर कार्निवल फ्लोट कहते हैं। आम भाषा में कहें तो एक प्रकार की झांकी। सो झांकियाँ निकालते हैं ट्रक्स पर या ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स पर। रेवलर का अर्थ है मस्ती करने वाले लोग, वो लोग जो आनंद लेने आए हैं उन्हें कहते हैं रेवलर्स, क्योंकि कार्निवल का अर्थ ही है उत्सव या आनंदोत्सव। एंड अडॉर्नमेंट्स, अडॉर्नमेंट्स का अर्थ है साज सज्जा, डेकोरेशन। फ्रॉम न्यूमरस सांबा स्कूल्स इन रियो। सांबा एक ब्राज़ीलियन डांस फॉर्म है, तो ब्राज़ील के शहर रियो के विभिन्न सांबा स्कूल से बहुत सारे जो है लोग आते हैं, वो अपने फ्लोट्स निकालते हैं और रेवलर्स भी वहाँ होते हैं, मनमौजी लोग, उत्सव का आनंद लेने वाले लोग। एवरी स्कूल इज स्पेशली ऑर्डर टू फॉलो देयर परेड एंट्रीज। और हर स्कूल को विशेष आदेश होते हैं, हर सांबा स्कूल को, जो कि एक डांस फॉर्म है ब्राज़ील की, उसको विशेष आदेश होते हैं कि वो अपनी परेड एंट्रीज जो है उसको फॉलो करें। परेड एंट्री असल में एक ग्रुप है जो ऐसे प्रोसेशन या परेड में हिस्सा लेता है। इतना पढ़ने पर हमें खासा अच्छा अनुमान हो गया है
कि रियो ड जेनेरियो या फिर ब्राज़ील के उस बड़े नगर, उस तटीय नगर में एक कार्निवल या एक उत्सव अथवा आनंदोत्सव हर साल आयोजित होता है, जो कि क्रिश्चियन धार्मिक अवधि लेंट से पूर्व में होता है। और उसमें बहुत सारे मनमोजी लोग आते हैं आनंदोत्सव का आनंद उठाने के लिए। वहाँ बहुत तरह की झांकियाँ आदि होती हैं और बहुत से जो रियो के सांबा स्कूल हैं वो भी उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनको अपनी परेड एंट्री को फॉलो करने के निर्देश होते हैं। इतना पढ़ने पर हमें जो अकाट्य या बिल्कुल क्लियर सीक्वेंस मिलते हैं वो हैं एक तो BA और दूसरा CD। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड है B। ये इंट्रोडक्टरी खंड है, शुरुआत ही यहीं से हो रही है। रियो कार्निवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिफोर लेंट। लेंट से पहले ये मनाया जाता है। इंट्रोडक्टरी खंड है। उसके बाद इट इज कंसिडर्ड, विद्यार्थी ध्यान दें, इट प्रोनाउन किसके लिए है? रियो कार्निवल के लिए। इट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट कार्निवल इवेंट। ये सबसे बड़ा उत्सव या आनंदोत्सव की इवेंट मानी जाती है पूरी दुनिया में। इसके उपरांत होना चाहिए C। A के उपरांत C आएगा। अ टिपिकल रियो कार्निवल इज फिल्ड विथ फ्लोट्स। ये भरा हुआ होता है उन झांकियों से। रेवलर्स, मनमौजी लोग जो वहाँ आनंदोत्सव का आनंद लेने आते हैं। एंड अडॉर्नमेंट्स, और डेकोरेशन होता है फ्रॉम न्यूमरस, न्यूमरस का अर्थ है विभिन्न, सांबा स्कूल से जो कि रियो में है। सांबा एक प्रकार का ब्राज़ीलियन डांस है। और अंतिम खंड C के बाद D ही हो सकता है क्योंकि सांबा स्कूल्स, और फिर हम कहते हैं एवरी स्कूल, और उन सांबा स्कूल से पार्टिसिपेशन होता है। प्रत्येक स्कूल को विशेष निर्देश होता है कि अपने परेड एंट्री को फॉलो करें। हमारा आंसर वो सीक्वेंस होगा जिसमें B के बाद A हो और उसके उपरांत C D। ऐसा क्रम सिर्फ हमें ऑप्शन A में मिलता है जो कि हमारा आंसर भी है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 आपकी स्क्रीन्स पर। अब हमारा निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को पहचानना। उस शब्द को पहचानिए जिसकी स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन A। लेप्रोस्कोपी की स्पेलिंग में LAP के बाद भी एक A होना चाहिए। LAPAROSCOPY। लेप्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके तहत आपके पेट में एक छोटा सा छिद्र करके एक लाइटेड ट्यूब और कैमरा शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, एब्डोमेन में, पेट में, और अंदर के अंगों की जांच की जाती है और छोटी शल्य चिकित्सा या सर्जरी भी परफॉर्म की जाती है। इसे कहते हैं लेप्रोस्कोपी। अन्य शब्दों को अवश्य देखें। जेनरेट का अर्थ है उत्पन्न करना, जैसे बिजली जेनरेट करना। इंटरमिटेंट का अर्थ है रुक रुक कर या अनियमित रूप से होने वाला। यदि बरसात हुई फिर रुक गई, फिर हुई फिर रुक गई, तो हम कहेंगे इंटरमिटेंट रेनफॉल। इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है इर्रेगुलर अथवा फिर इनफ्रीक्वेंट। शब्द गाइस का अर्थ है वेश। तो रावण सीता को हरण करने आया एक साधु के गाइस में यानी वेश में। हमारा आंसर ऑप्शन A ही होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 आपकी स्क्रीन्स पर। अब निर्देश है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट। स्प्लिट का अर्थ है बांटा जाना। इनटू 4 सेगमेंट्स, 4 खंडों में। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको पता लगाना है उस खंड का जिसमें ग्रामेटिकल या व्याकरणीय अशुद्धि है, गलती है। A book market was being operated by some men in the street when they reached there. जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग गली में एक बुक मार्केट चला रहे थे। एरर कहाँ है? निसंदेह एरर यहाँ है। was के साथ बीन नहीं आ सकता। बीन बी की थर्ड फॉर्म है। वाक्य पैसिव वॉइस का है। was के साथ होना चाहिए बीइंग, ना कि बीन। बीइंग BEING। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पैसिव वॉइस है। रचना होती है was या वर, जैसी भी आवश्यकता हो, उसके साथ बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। was being operated नहीं, was being operated, चलाया जा रहा था कुछ लोगों द्वारा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन C। बीन नहीं, बीइंग होना चाहिए था। शेष खंड पहले से ही सही है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन C। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 आपकी स्क्रीन्स पर। अब फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, करते हैं। द गर्ल हैज डैश चांसेस ऑफ विनिंग द मैच। द गर्ल हैज हाई चांसेस। लड़की के काफ़ी ऊंचे चांसेस हैं, उम्मीद है कि वो मैच जीत जाए।
अन्य ऑप्शंस का भी इग्नोर ना करें। बाउंटीफुल का अर्थ है प्रचुर या बहुत सारा, प्लेंटिफुल, लाइट है हल्का, और हेफ्टी का अर्थ है भारी भरकम। तो अगर कोई व्यक्ति हेफ्टी है तो भारी भरकम है, किसी को हेफ्टी वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, तो भारी भरकम सैलरी मिलती है। तो शारीरिक रूप से भारी भरकम हो या अन्य अर्थ में भारी भरकम भी हेफ्टी ही है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, हमें पता लगाना है अंडरलाइन शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची। अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताएं अंडरलाइन शब्द का। पढ़ते हैं, नो वन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द इन्वायरमेंटल कैलेमिटी। शब्द इन्वायरमेंटल का अर्थ है पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित या पर्यावरणीय। कैलेमिटी का अर्थ है तबाही के लिए कोई तैयार नहीं था। दैट हिट, ये फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, दैट हिट द टाउन इन द मिडल ऑफ द नाइट। कोई भी व्यक्ति उस पर्यावरणीय तबाही के लिए तैयार नहीं था जो कि हुई या घटित हुई उस टाउन में रात के मध्य में, मध्य रात्रि को। हमारा आंसर होगा कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी का भी वही अर्थ है तबाही, विनाश। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। डैमेज का अर्थ है नुकसान, डिग्रेडेशन का अर्थ है पतन, किसी चीज की क्वालिटी में गिरावट आए तो वो डिग्रेडेशन है, पतन है। स्ट्रेस का अर्थ आप जानते हैं दबाव या तनाव। हमारा आंसर होगा कैटेस्ट्रॉफी, तबाही। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 आपकी स्क्रीन पर अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है इस एक्सप्रेशन का। समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, वो चीज जो भरोसे के काबिल हो, विश्वसनीय हो, कहलाती है क्रेडिबल। क्रेडिबल है विश्वसनीय। अन्य ऑप्शंस का भी इग्नोर ना करें। स्प्यूरियस का अर्थ है नकली या फेक। शब्द एक्सपीडियंट एक बहुत अच्छा शब्द है। एक्सपीडियंट का अर्थ है वो चीज़ जो फायदेमंद हो, व्यावहारिक हो, किंतु अनुचित या अनैतिक हो। तो अगर कोई काम है, तरीका है, व्यवहार है जो कि है तो फायदेमंद, लाभकारी, व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकल भी है, किंतु उचित नहीं है, इम्प्रॉपर है या अनैतिक है, उसे कहेंगे एक्सपीडियंट। सो व्यवहारिक रूप से फायदेमंद पर अनुचित या अनैतिक। इम्पेंडिंग का अर्थ है होने ही वाला। तो अगर कहीं लिखा है इम्पेंडिंग डिजास्टर तो वो बर्बादी जो आने ही वाली है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हमें एक्टिव वॉइस का एक वाक्य मिला है जिसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। somebody is following us, कोई हमारा पीछा कर रहा है। विद्यार्थी वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने से पहले इसके टेंस को देख लें। somebody is following, हमारा टेंस हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पैसिव होगा is am are के साथ जैसी भी आवश्यकता हो, being लगाने के बाद वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नया सब्जेक्ट होगा we, तो हेल्पिंग वर्ब होगी are। विद्यार्थी सिर्फ उसी ऑप्शन पर विशेष ध्यान दें जहां लिखा हो वी आर बीइंग फॉलोड। वी आर बीइंग फॉलोड कितने ऑप्शंस में है? सिर्फ ऑप्शन 4 में। वी आर बीइंग फॉलोड बाय समबडी ना भी हो तो भी वाक्य सही होगा। वी आर बीइंग फॉलोड पर्याप्त है, अथवा वी आर बीइंग फॉलोड बाय समबडी, हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं, समीक्षा करते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है somebody had been following us, पूरी तरह से गलत है। पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में लिखा गया है। somebody is being followed by us, नहीं, somebody is being followed का by us का अर्थ है हम किसी का पीछा कर रहे हैं, जबकि मूल वाक्य है हमारा कोई पीछा कर रहा है। ऑप्शन सी भी बिल्कुल गलत है, we have been following by somebody। वाक्य रचना ग्रामेटिकली भी गलत है और have been following तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक्टिव फॉर्म है। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 आपकी स्क्रीन पर फिर से एक बार रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न मिला है। करने की विधि आप पहले भी देख चुके हैं, अभी भी कुछ समय पूर्व आपने देखी इसी वीडियो में। सारे ऑप्शंस को पढ़ें, उसके बाद उन्हें सही क्रम में लिखें। तो रैंडम ऑर्डर में दिए गए सेगमेंट्स को अनस्क्रैम्बल करना है, सही क्रम में जमाना है, व्यवस्थित करना है, रीअरेंज करना है। पढ़ते हैं। द डिवीजन वॉज यूजुअली बेस्ड ऑन टेम्परेचर। डिवीजन का अर्थ है वर्गीकरण या बंटवारा, यहाँ अर्थ होगा वर्गीकरण। वो सामान्यतः आधारित होता था, टेम्परेचर का अर्थ है तापमान। विच अलाउज फॉर डिफरेंट वेजिटेशन ग्रोथ, जिससे हो सकता था अलग अलग प्रकार की, वेजिटेशन का अर्थ है वनस्पति, वनस्पति का ग्रोथ या विकास।
Köppen's map used different colors and shades to represent the different climate zones of the world. कोपन असल में रशियन ओरिजिन के एक जर्मन जोग्राफर थे जिन्होंने एक क्लाइमेट मैप बनाया और विश्व को 5 जोन्स में बांटा, इसलिए उसे कहते हैं कोपन्स मैप। यूज डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों का, एंड शेड्स, रंगों की आभाओं का प्रयोग किया, क्या दर्शाने के लिए? डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग क्लाइमेट का अर्थ है जलवायु, जलवायु के क्षेत्र बताने के लिए, अंचल बताने के लिए, अंचल या फिर क्षेत्र या फिर भाग। व्लादिमीर कोपन डेवलप्ड अ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट है जलवायु, क्लासिफिकेशन का अर्थ है वर्गीकरण। पूरा नाम व्लादिमीर कोपन ने एक क्लाइमेट जलवायु वर्गीकरण का एक सिस्टम डेवलप किया एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। लगभग 1880 के आसपास व्लादिमीर कोपन ने ये योगदान किया था। तो 19वीं सेंचुरी में द सिस्टम डिवाइड्स, ये जो सिस्टम है ये बांटता है द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेट जोन्स, 5 जलवायु के अंचलों में या क्षेत्रों में या भागों में विश्व को बांटता है। इतना पढ़ने पर आपको खासा अच्छा अनुमान हो गया है। ये व्लादिमीर कोपन द्वारा बनाए गए क्लाइमेट मैप के बारे में बात है, जिसमें उन्होंने दुनिया को 5 क्लाइमेट जोन्स में बांटा। इतना पढ़ने पर हम पाते हैं जो हमारे लिए बहुत आसान सीक्वेंस है वो है RS और SP। सबसे पहले R होना चाहिए, पूरा नाम व्लादिमीर कोपन, पहली बार यही मिलता है। ये इंट्रोडक्टरी खंड हुआ, शुरुआती खंड हुआ। व्लादिमीर कोपन ने विकसित किया क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत पर। उसके उपरांत होना चाहिए S, द सिस्टम। द सिस्टम, द जो डेफिनेट आर्टिकल है, इसका प्रयोग ये बताता है कि इसका पहले उल्लेख हो चुका है जो हम R में देख चुके हैं। द सिस्टम डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेट जोन्स, और ये जो सिस्टम है व्लादिमीर कोपन का, ये दुनिया को 5 जलवायु के जोन्स में या क्षेत्रों में बांटता है। उसके उपरांत होना चाहिए P, द डिवीजन, जो ये बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, द डिवीजन, ये जो डिवाइड किया गया है, ये जो बंटवारा है, ये जो वर्गीकरण है, वॉज यूजुअली, सामान्यतः किस पर आधारित था? टेम्परेचर, तापमान पर, विच अलाउज फॉर डिफरेंट वेजिटेशन ग्रोथ। वेजिटेशन है वनस्पति, जिसके कारण अलग अलग प्रकार की वनस्पति वहाँ उग सकती थी। तो R के बाद S, S के बाद में P, अब सिर्फ एक ही खंड बचा है Q, तो अंत में सिर्फ Q ही हो सकता है। कोपन्स मैप यूज्ड डिफरेंट कलर्स एंड शेड्स, कोपन के जो मैप थे उसमें अलग अलग कलर्स और शेड्स, आभाओं को, रंगों की आभा को शेड कहते हैं, टू रेप्रेजेंट, ये दर्शाने के लिए द डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कौन कौन से अलग अलग जलवायु के जोन्स हैं। तो हमारा आंसर वो सेगमेंट होगा जिसमें R के बाद S हो और उसके उपरांत PQ हो। ऐसा ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन A, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर। अब निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें एक इडियम मिली है, एक मुहावरा, जिसका अर्थ हमें बताना है। इडियम है फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर का अर्थ है अच्छा, वेदर का अर्थ है मौसम, फ्रेंड्स आप जानते हैं अच्छे मौसम के दोस्त, ऐसे दोस्त जो खुशी में या उत्सव के माहौल में तो आपके मित्र होंगे, पर गम में, मुश्किल में, कठिनाई में नहीं। तो अर्थ हुआ मौका परस्त मित्र, अच्छे मौसम के दोस्त जो कठिनाई या मुश्किल में साथ नहीं देते। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अ पर्सन हुज फ्रेंडशिप कैन नॉट बी रिलाइड ऑन। रिलाई का अर्थ है भरोसा करना, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मित्रता पर भरोसा नहीं किया जा सकता इन डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किल भरे हालात में। अ पर्सन, वैसे बेहतर होता पीपल लिखा जाता, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल नाउन है, तो अ पर्सन अथवा पीपल हुज फ्रेंडशिप कैन नॉट बी रिलाइड ऑन इन डिफिकल्ट टाइम्स। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। ऑप्शन ए कहता है पर्सन हु इज फ्रेंड्स विथ यू। टू बी फ्रेंड्स विथ समबडी का अर्थ होता है किसी का मित्र होना। अ पर्सन हु इज फ्रेंड्स विथ यू ड्यूरिंग द नाइट का अर्थ है जो सिर्फ रात्रि में आपका मित्र है, नहीं। अ पर्सन हु इज फ्रेंड्स विथ यू एवरी डे, बिल्कुल नहीं। अंतिम ऑप्शन है पर्सन हु इज फ्रेंड्स विथ यू इन डिफिकल्ट टाइम्स। ऑप्शन डी तो हमारे अर्थ का विलोम है, उल्टा है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86। सवाल 86 है, निर्देश को पहले पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हमें एक वाक्य मिला है एक्टिव वॉइस का, जिसे हमें बदलना है पैसिव में। वाक्य को पढ़ते हैं। द चाइल्ड ब्रोक मैनी टॉयज इन द शॉप, ही इवन थ्रू द पेंटिंग्स। ब्रोक पास्ट टेंस है ब्रेक का, जिसका अर्थ है तोड़ना।
तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म है ब्रोक, तोड़ा, और थ्रू सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म है थ्रो की, जिसका अर्थ है फेंकना। विद्यार्थी इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें, किसी भी वाक्य को पैसिव में बदलने से पहले उसके टेंस को पहचान लें। द चाइल्ड ब्रोक मैनी टॉयज इन द शॉप, सिंपल पास्ट टेंस है। और दूसरा खंड ही इवन थ्रू द पेंटिंग्स, ये भी सिंपल पास्ट में है, थ्रो की सेकंड फॉर्म है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें वॉज अथवा वर जैसी भी आवश्यकता हो के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। चूंकि टॉयज प्लूरल है, पेंटिंग्स प्लूरल है, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें हो मैनी टॉयज वर ब्रोकन, द पेंटिंग्स वर थ्रोन। ये दोनों बातें पूरी होती हैं सिर्फ ऑप्शन सी में। मैनी टॉयज इन द शॉप वर ब्रोकन बाय द चाइल्ड, तोड़ दी गई बच्चे द्वारा, इवन द पेंटिंग्स वर थ्रोन बाय हिम, यहाँ तक कि पेंटिंग्स भी फेंक दी गई। आंसर होगा ऑप्शन सी। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा अवश्य करें। पहला ऑप्शन है मैनी टॉयज इन द शॉप हैव बीन ब्रोकन। हैव बीन ब्रोकन नहीं हो सकता, हैव बीन ब्रोकन होता है जब हम परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव रचना कर रहे हो। ऑप्शन बी देखते हैं, मैनी टॉयज इन द शॉप वर ब्रोकन बाय द चाइल्ड, यहाँ तक ठीक है। इवन द पेंटिंग्स हैव बीन थ्रोन, यहाँ ये गलत हो गया, हैव बीन थ्रोन नहीं, वर थ्रोन। अंतिम ऑप्शन डी, मैनी टॉयज इन द शॉप वर ब्रोकन बाय द चाइल्ड, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ही हैज इवन थ्रोन द पेंटिंग्स, यहाँ पर यह आंसर गलत हो जाता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, मैनी टॉयज इन द शॉप वर ब्रोकन बाय द चाइल्ड, इवन द पेंटिंग्स वर थ्रोन बाय हिम। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, निर्देश है सिलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेस द इडियम करेक्टली। एक इडियम है नीचे दिए गए वाक्य में, हमें वो ऑप्शन पहचानना है जिसमें इडियम का सही इस्तेमाल किया गया हो। तो इनमें से किस ऑप्शन में इडियम का ठीक ठीक इस्तेमाल हुआ है, पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है रनीता वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब एज शी गॉट कोल्ड फीट। पूरी तरह से सही इस्तेमाल हुआ है इडियम का। टू गेट कोल्ड फीट का अर्थ है नर्वस हो जाना, व्याकुल हो जाना, घबरा जाना। अगर आप घबरा गए, डर गए, व्याकुल हो गए किसी चुनौती से, किसी समस्या से या किसी काम को देखकर, तो फिर यू गेट कोल्ड फीट, पास्ट टेंस हुआ। शी गॉट, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी गॉट कोल्ड फीट। रनीता वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब एज शी गॉट कोल्ड फीट, यहाँ एज का अर्थ है चूंकि या क्योंकि रनीता को नौकरी नहीं मिली क्योंकि वो नर्वस हो गई, एंग्शियस हो गई, चिंतित हो गई, व्याकुल हो गई। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा करते हैं, क्या किसी सही इडियम का इस्तेमाल किसी अन्य ऑप्शन में भी हुआ है। वॉकिंग बेयर फुट, बेयर फुट का अर्थ है नंगे पैर। इस बात पर विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, फुट का प्लूरल होता है फीट, तो तार्किक रूप से ऊपरी तौर पर लगता है बेयर फीट होना चाहिए, नंगे पैर, किंतु नंगे पैरों को बेयर फीट नहीं बेयर फुट ही कहा जाता है और बिना स्पेस के लिखा जाता है। इस बात पे विशेष ध्यान दें। वॉकिंग बेयर फुट का अर्थ हुआ नंगे पैर चलना, तो नंगे पैरों चलना ऑन ग्रास गेव हिम कोल्ड फीट। नंगे पैरों वो चल रहा था घास पर तो उसके कोल्ड फीट हो गए। यहाँ कोल्ड फीट मुहावरात्मक अंग्रेजी है, अर्थ है व्याकुल या नर्वस होना। इडियम का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऑप्शन सी देखते हैं, आफ्टर टू मच साइकिलिंग अरुण गॉट कोल्ड फीट। ज़्यादा साइकिल चलाने से वो नर्वस हो गया, नहीं, कोल्ड फीट का अर्थ है व्याकुल होना, नर्वस होना, घबरा जाना। अंतिम ऑप्शन, वन कैन स्विम इजीली विथ कोल्ड फीट, बिल्कुल नहीं। इडियम गेट कोल्ड फीट का सही इस्तेमाल हुआ है ऑप्शन पहले में, ए में। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 आपकी स्क्रीन पर। अब निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है इनडायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है डायरेक्ट स्पीच में। वाक्य को पढ़ते हैं, द डॉक्टर सेड दैट दे हैड परफॉर्म्ड देयर बिट। शब्द बिट का शाब्दिक अर्थ है भाग या हिस्सा, किंतु जब आप परफॉर्म वंस बिट की बात करते हैं या डू वंस बिट की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है अपने हिस्से का दायित्व निभा लेना, अपना काम कर देना। अगर कोई कहता है शी हैज़ डन हर बिट और आई हैव डन माई बिट, इसका मतलब उसने या मैंने, जैसी भी स्थिति हो, अपना दायित्व निभा लिया है, अपने कर्म का निर्वाह कर लिया है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में किसी वाक्य को डायरेक्ट स्पीच से बदलते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। हमें इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य मिला है, सेड डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब रही होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो डायरेक्ट स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। द डॉक्टर सेड दैट दे हैड परफॉर्म्ड देयर बिट, उन्होंने अपने हिस्से का दायित्व निभा लिया था, अपना काम कर दिया था।
हमें मिला है पास्ट परफेक्ट टेंस, डायरेक्ट स्पीच में रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, द डॉक्टर सेड। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, पास्ट टेंस में है। कोट, वी हैव परफॉर्म्ड आवर बिट, हमने हमारा काम कर लिया है, अनकोट। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा करें। कुछ विद्यार्थियों को ऑप्शन ए आकर्षक ऑप्शन लगेगा, द डॉक्टर सेड कोट वी परफॉर्म आवर बिट। वी परफॉर्म नहीं, अगर वी परफॉर्म्ड होता तो ये आंसर हो सकता था, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस को भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, फिलहाल नहीं। द डॉक्टर सेड कोट वी आर परफॉर्मिंग आवर बिट, ऑप्शन बी भी नहीं। अंतिम ऑप्शन, द डॉक्टर सेड कोट वी हैड परफॉर्म्ड आवर बिट, भी नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 आपकी स्क्रीन पर। अब निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताइए। प्रश्न शब्द है डिमोलिश, जिसका अर्थ है ध्वस्त करना, किसी बिल्डिंग आदि को गिराना, ध्वस्त करना। हमारा आंसर होगा रेज, RAZD, रेज का अर्थ है ध्वस्त करना। विद्यार्थी ध्यान दें, इससे मिलते जुलते उच्चारण का एक शब्द है रेज। रेज का अर्थ है ऊंचा उठाना, जबकि RAZD, रेज का अर्थ है ध्वस्त करना, गिराना। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखिए। क्रिएट का अर्थ है निर्माण करना। शब्द फैब्रिकेट बहुत अच्छा शब्द है, इसके दो अर्थ हैं। पहला तो है किसी चीज को बनाना, अक्सर किसी फैक्ट्री आदि में अगर आप फैब्रिकेट करते हैं तो कोई पुर्जा, कोई औजार आदि बनाते हैं। दूसरा जो इसका अर्थ है वो अधिक महत्वपूर्ण है। फैब्रिकेट का एक और अर्थ होता है जाली या नकली कोई चीज़ बनाना, जैसे जाली दस्तावेज बनाना, नकली सबूत गढ़ना, तो झूठी चीज़ बनाना, झूठे दस्तावेज सबूत आदि बनाना या फोर्ज करना भी फैब्रिकेट का एक सिनोनिम है। नकली या झूठे दस्तावेज आदि तैयार करना, झूठी कहानी बनाना, और पहला अर्थ आप जान चुके हैं किसी यंत्र आदि को बनाना, फैक्ट्री में किसी चीज़ को या मशीन्स के माध्यम से प्रोड्यूस करना। शेप का अर्थ आकार होता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा, रेस। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर। अब निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम बताइए, विलोम शब्द बताइए। एक्सट्रीम का अर्थ है अत्यधिक। हमारा आंसर होगा मिनिमल। मिनिमल का अर्थ होता है न्यूनतम। न्यूनतम बहुत ही कम। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। मैक्सिमम तो सिनोनिम हो गया एक्सट्रीम का अधिकतम। प्लेंटिफुल का अर्थ है प्रचुर या बहुत सारा, बाउंटीफुल या एम्पल। और अंतिम ऑप्शन है हमारे पास फर्टाइल, जिसका अर्थ होता है उपजाऊ। फर्टाइल भूमि पर बहुत फसल होती है। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, एक्सट्रीम अत्यधिक है, मिनिमल का अर्थ है न्यूनतम बहुत ही कम। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य को 4 सेगमेंट्स या खंडों में बांटा गया है। आपका आंसर वो खंड होगा जिसमें ग्रामर की या फिर व्याकरण की अशुद्धि हो, ग्रामेटिकल एरर हो। पढ़ते हैं। चिल्ड्रन लिसन्स टू पीपल स्पीकिंग अराउंड देम। अराउंड का अर्थ है आसपास। बच्चे सुनते हैं उन लोगों को जो उनके आसपास बोलते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। बिफोर दे बिगिन टू स्पीक, वो बोलने लगे उससे पहले काफ़ी समय तक बच्चे अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए सुनते हैं। वाक्य में एरर कहाँ है? निसंदेह यहाँ है। शब्द चिल्ड्रन प्लूरल है चाइल्ड का। चिल्ड्रन लिसन्स टू पीपल नहीं होगा, चिल्ड्रन प्लूरल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो वर्ब के साथ SES का इन्फ्लेक्शन नहीं लगाते। वर्ब के साथ SES का इन्फ्लेक्शन होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। हमारा चिल्ड्रन प्लूरल है चाइल्ड का। लिसन्स नहीं, लिसन होना चाहिए था। लिसन टू पीपल स्पीकिंग अराउंड देम फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे बिगिन टू स्पीक। वाक्य में एरर निसंदेह ऑप्शन ए में है। अन्य सभी ऑप्शंस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 आपकी स्क्रीन पर। एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स या सेंटेंसेस का एक प्रश्न है हमारे पास। एक लंबा वाक्य है जिसको स्प्लिट किया गया है, बांटा गया है 4 खंडों में और उन्हें रेंडमली या बेतरतीब तरीके से लिखा गया है। आपका टास्क है इन्हें अनस्क्रैम्बल करना या सही क्रम में रीअरेंज करना। शुरुआत होगी द इशू ऑफ से और उसके बाद PQ और RS सेगमेंट्स को सही क्रम में जमाना है। करने की विधि से आप वाकिफ़ हैं। जैसे दिया है वैसे पढ़ें। पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। पढ़ने के बाद सही सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें और इस प्रकार हल करें। पढ़ते हैं। द इशू ऑफ, इशू का अर्थ है मुद्दा
ऑफ कंपल्सरी वैक्सीनेशन, कंपल्सरी का अर्थ है अनिवार्य, वैक्सीनेशन का अर्थ है टीकाकरण, इज डिफिकल्ट। मल्टीपल इंटरेस्ट्स, मल्टीपल का अर्थ है विविध या बहुत सारे इंटरेस्ट्स हैं, हित, विच आर प्रोटेक्टेड बाई, प्रोटेक्टेड का अर्थ है रक्षित, जिनकी रक्षा की जाती है बाई ह्यूमन, बिकॉज द गवर्नमेंट नीड्स टू कंसिडर, क्योंकि सरकार को नीड्स टू कंसिडर, इस बात पे विचार करना होता है, राइट्स लॉ एंड स्ट्राइक का फेयर बैलेंस बिटवीन देम। स्ट्राइक का बैलेंस का अर्थ होता है संतुलन बिठाना, फेयर है उचित, और उनके बीच में उचित संतुलन बिठाने की कोशिश करनी होती है। इतना पढ़ने पर हम जान गए हैं कि अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन या टीकाकरण नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, इस बात की किसी बहस का ये खंड है। हमारे पास दो बेहतरीन लिंक हैं, एक तो PR और दूसरा QS। पढ़ के देखते हैं। द इशू ऑफ कंपल्सरी वैक्सीनेशन, जहां तक अनिवार्य टीकाकरण का जो मुद्दा है, इज डिफिकल्ट, ये काफ़ी कठिन है। कठिन क्यों है? बिकॉज, इस कठिनाई की व्याख्या इस खंड से हो रही है, बिकॉज क्योंकि द गवर्नमेंट नीड्स टू कंसिडर, क्योंकि सरकार को सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। क्या विचार करना पड़ता है? मल्टीपल इंटरेस्ट्स, विविध हितों की बारे में उनको विचार करना पड़ता है, इस हित के बारे में, उस हित के बारे में, विच आर प्रोटेक्टेड बाई, जिनकी रक्षा होती है, जो हित रक्षित है, ह्यूमन राइट्स। बहुत अच्छा लिंक है, ह्यूमन राइट्स। उन विभिन्न हितों के बारे में विचार करना पड़ता है जो रक्षित है मानवाधिकारों से, ह्यूमन राइट्स। क्यू के बाद एस हो सकता है सिर्फ, और कोई ऑप्शन नहीं। ह्यूमन राइट्स लॉ, मानवाधिकार कानूनों से रक्षित हैं, एंड स्ट्राइक अ फेयर बैलेंस बिटवीन देम। स्ट्राइक अ फेयर बैलेंस का अर्थ है उचित संतुलन बनाना, बिटवीन देम, जो विभिन्न हित है उनके बारे में विचार करना पड़ता है, और उन बातों के बारे में जो मानव अधिकार कानून के द्वारा रक्षित है, और उनमें एक संतुलन बिठाना पड़ता है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें P के बाद R हो, फिर Q हो, और अंत में सेगमेंट S हो। ऐसा ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन A, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। वाक्य में एक रेखांकित शब्द है, हमें उसकी सही स्पेलिंग पहचाननी है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पढ़ते हैं। हैंड ओवर दैट पीस ऑफ पेपर टू मी, पीस ऑफ पेपर है कागज का टुकड़ा, सो दैट आई कैन इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का अर्थ है मूल्यांकन करना, असेस। मैं मूल्यांकन कर सकूं या असेस कर सकूं दी ऑथेंटिसिटी ऑफ हिज टॉल क्लेम्स। विद्यार्थी इन महत्वपूर्ण शब्दों को संज्ञान में लें, इन पर ध्यान दें। ऑथेंटिसिटी का अर्थ है किसी चीज़ की प्रामाणिकता या सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, किसी चीज़ की सच्चाई, प्रामाणिकता। टॉल क्लेम्स, टॉल शब्द का अर्थ है कद में ऊंचा, किंतु जब टॉल को क्लेम्स के साथ लिखा जाता है तो इसका अर्थ होता है बड़े बड़े दावे। क्लेम्स है दावे, टॉल क्लेम्स का अर्थ है बड़े दावे, अक्सर कुछ झूठे या फिर एग्जैजरेशन या अतिशयोक्ति से भरे दावे। तो उसके बड़े बड़े दावों की सच्चाई या प्रामाणिकता को असेस या एवैल्यूएट करने के लिए हैंड ओवर दैट पीस ऑफ पेपर टू मी, मुझे दो, ताकि मैं एवैल्यूएट कर सकूं कि उसके दावे, इतने ऊंचे दावे प्रामाणिक या सच्चे हैं कि नहीं। वाक्य में जो पीस का इस्तेमाल किया गया है वो गलत है, ये पीस तो शांति है, जबकि कागज के टुकड़े वाला जो पीस होता है इसका एक होमोफोन है, वो है PIECE, शांति नहीं, पीस ऑफ पेपर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अन्य ऑप्शंस क्यों नहीं? ऑप्शन ए और सी में स्पेलिंग एरर है, जबकि ऑप्शन बी में पीसेस प्लूरल है और हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर नाउन की आवश्यकता है। हैंड ओवर टू मी और गिव मी दैट पीस ऑफ पेपर, राइट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्य कोई ऑप्शन नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 आपकी स्क्रीन पर फिल इन द ब्लैंक का सवाल है, पढ़ते हैं। द क्रोइंग विच रिलीज्ड अ डैश कैकल एज शी टर्न्ड द बॉय इनटू अ बीस्ट। क्रोइंग शब्द पर ध्यान दें। शब्द क्रो का शाब्दिक अर्थ है कौवा, नाउन के रूप में, किंतु यहां क्रो एक वर्ब है। वर्ब के रूप में क्रो का अर्थ है अपनी उपलब्धि या फिर अपनी जीत पर घमंड दिखाते हुए, इतराते हुए कोई व्यवहार करना या अभिव्यक्ति देना। विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें, नाउन के रूप में बुक का अर्थ है पुस्तक, किंतु वर्ब के रूप में बुक का अर्थ है
किसी स्थान आदि को आरक्षित करना, जैसे सीट बुक करना। नाउन के रूप में क्रो अवश्य कौवा है। वर्ब के रूप में क्रो का अर्थ है इतराहटपूर्ण व्यवहार करना, इतराहटपूर्ण अभिव्यक्ति करना, खासकर घमंड के समय या फिर अपनी जीत को दर्शाने के लिए। विच कहते हैं चुड़ैल को या जादूगरनी को, तो जादू टोना करने वाली महिला या चुड़ैल रिलीज्ड अ डैश ऑफ कैकल। कैकल का अर्थ है जोरदार हंसी, लाउड लाफ्टर या अट्टहास। एज शी टर्न्ड, जैसे जब या जैसे ही, शी टर्न्ड द बॉय, उसने बदल दिया लड़के को, इनटू अ बीस्ट। बीस्ट का अर्थ है जानवर, एनिमल। अक्सर थोड़ा आक्रामक या बड़ा जानवर हो तो बीस्ट कहलाता है, जानवर, एनिमल। हमारा आंसर होगा अ लाउड कैकल। कैकल का अर्थ है अट्टहास, हंसी, जोर की हंसी। हमारा आंसर होगा लाउड। द क्रोइंग, वो इतराती हुई या इतराहट भरा या दिखावे का जो व्यवहार कर रही थी अपनी खुशी का। विच चुड़ैल या जादूगरनी रिलीज्ड लाउड कैकल, उसने जोरदार अट्टहास किया, जोरदार हंसी हंसी। एज शी टर्न द बॉय इनटू अ बीस्ट, जैसे ही उसने लड़के को जानवर में तब्दील कर दिया। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। जेंटल का अर्थ है भद्र या सौम्य, तो सौम्य हंसी नहीं है, कैकल लाउड होती है। लो भी नहीं, सॉफ्ट भी नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस या सेगमेंट्स ऑफ सेंटेंस का प्रश्न है। करने की विधि वही रहेगी, पहले दिए गए सेगमेंट्स को पढ़ें, समझें, सीक्वेंस बनाएं और फिर हल करें। पढ़ते हैं। वी लुक्ड फॉर, लुक फॉर का अर्थ है किसी चीज को ढूंढना, तलाश करना। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एट लोकेशंस इन द, रिलेशनशिप है संबंध, लोकेशंस है स्थान। जीनोम दैट वर नॉट वेल स्टडीड, जीनोम शब्द पर विशेष ध्यान दें। किसी कोशिका में या किसी जीव में, किसी सेल में या ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स का पूरा सेट होता है उसे कहते हैं जीनोम। तो किसी कोशिका या जीव में जीन्स का पूरा सेट जो है वो जीनोम है। दैट वर नॉट वेल स्टडीड, जिनको ढंग से, जिनके बारे में अध्ययन नहीं किया गया था। इन एप्पल, एप्पल में। एंड लुक्ड फॉर द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का अर्थ है सम्मिश्रण या मिश्रण, दो या उससे अधिक तत्वों के मिश्रण को कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड्स विच वी कुड आइडेंटिफाई, जिनकी हम पहचान कर पाए थे या कर पाते थे। एंड विच हैड न्यूट्रिशनल वैल्यू। इतना करने पर हम समझ गए जीनोम का अध्ययन है और अध्ययन में एप्पल को सब्जेक्ट बनाया गया है, उससे अध्ययन किया गया है। इतना पढ़ने पर हमें जो बहुत आसान लिंक मिलते हैं वो है एक तो PQ और दूसरा QR। सबसे पहले वी लुक्ड फॉर है, उसके बाद चारों खंड होंगे। वी लुक्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हम ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे एक मजबूत संबंध का। एट लोकेशंस इन द, किन स्थानों पर? इन द जीनोम। जीनोम में, जीन्स के सेट में, किसी सेल या ऑर्गेनिज्म, किसी जीव या कोशिका में। दैट वर नॉट वेल स्टडीड, जिनका पहले अध्ययन अच्छे से नहीं किया गया था। उसके उपरांत आर इन एप्पल, जिनका ठीक से अध्ययन नहीं किया था। और हमारा अध्ययन कहाँ था, कहाँ हम ढूंढ रहे थे? एप्पल में, सेब में। एंड लुक्ड फॉर, उस एप्पल या सेब में। एंड लुक्ड फॉर, और क्या ढूंढ रहे थे, क्या तलाश कर रहे थे? द कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स की, उन सम्मिश्रणों की। विच वी कुड आइडेंटिफाई, अंतिम खंड सिर्फ ऐसा हो सकता है जिनकी हम पहचान कर सकते थे। एंड विच हैड न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल का अर्थ है पोषक, वो चीज़ें जिनकी हम पहचान कर सकते थे और जिनकी पोषकता का महत्व, मीन्स वो चीज़ें जो पोषण देती हों, जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें शुरुआत P से हो, उसके उपरांत QR हो और अंत में S? ऐसा सिर्फ ऑप्शन है अंतिम ऑप्शन D, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 96 से 100 एक क्लोज टेस्ट है जिसे हल करने की विधि आप जानते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय है। हल करने के लिए सीधे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें। विद्यार्थियों के लिए उचित होगा कि दिए गए पैसेज को पढ़ें। यदि समय कम हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके बाद हल करें। और हमेशा याद रखें ब्लैंक के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। स्वामीनाथन हैड अ टेबल ऑन विच ऑल हिज थिंग्स, उसकी सारी चीज़ें, हिज कोट, कैप, स्लेट, ink bottle and books were thrown in a confused dash. He sat on his stool and shut his eyes to dash what work he had for the day first.
ऑफ कोर्स का अर्थ है निश्चित रूप से। देयर वॉज एरिथमेटिक, एरिथमेटिक का अर्थ है अंकगणित। दोज 5 डैश ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देन देयर वॉज इंग्लिश, ही हैड टू कॉपी डाउन, कॉपी डाउन का अर्थ है किसी चीज को नकल करना या नकल करके उतारना। अ पेज फ्रॉम हिज इंग्लिश लेसन एंड राइट डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ डैश वर्ड्स। इतना पढ़ने पर हमें अच्छा खासा अनुमान हो चला है कि किसी विद्यार्थी, स्वामीनाथन की बात हो रही है, वो अपने कमरे में है, अपनी टेबल के पास है और उसके दिमाग में आने वाले, मस्तिष्क में आने वाले विचारों के बारे में बात है। अब हल करते हैं। स्वामीनाथन हैड ए टेबल, स्वामीनाथन की एक मेज थी, ऑन विच ऑल हिज थिंग्स, उसका सारा सामान, थिंग्स है वस्तुएं, हिज कोट, कैप, स्लेट, इंक बॉटल एंड बुक्स वर थ्रोन, थ्रोन का अर्थ है बिखरी हुई थी, वैसे तो फेंकना अर्थ होता है, पर वर थ्रोन इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट का अर्थ हुआ किसी उलझुल तरीके से रखी हुई थी, डाली हुई थी। इन अ कंफ्यूज्ड का अर्थ है उलझा हुआ, आंसर होगा हीप, हीप का अर्थ है ढेर। एक कंफ्यूज्ड से, उलझे हुए, बेतरतीब ढेर में ये सब चीज़ें रखी थी, उसका कोट, कैप, स्लेट, इंक बॉटल एक्सेट्रा। हीप का अर्थ है ढेर। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। डील का अर्थ है सौदा, आंसर नहीं हो सकता। ऑर्डर का अर्थ है आदेश या व्यवस्था। लोड का अर्थ है वजन, हमारा आंसर होगा हीप। इन अ कंफ्यूज्ड हीप, एक कंफ्यूज्ड, एक बेतरतीब से ढेर के रूप में। आगे बढ़ते हुए, ही सेट ऑन हिज स्टूल, वो अपने स्टूल पर बैठा था, इन शट हिज आईज, शट का अर्थ है बंद करना, और उसने अपनी आंखें बंद की। टू डैश वॉट वर्क, टू रिकलेक्ट, रिकलेक्ट का अर्थ होता है स्मृति में लाना या याद करना कि मुझे क्या करना है। उसने अपनी आंखें बंद की, स्टूल पे बैठकर, और याद करने की कोशिश की, स्मृति में लाने की कोशिश की। वॉट वर्क ही हैड फॉर द डे, दिन भर के लिए उसके पास क्या काम था। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखते हैं। गैस का अर्थ है अनुमान या अनुमान लगाना। इमेजिन का अर्थ है कल्पना करना। एस्टिमेट का अर्थ है किसी चीज़ का अनुमान या किसी चीज़ का अनुमान लगाना। अगर आप एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कितना खर्चा होगा, कितना समय लगेगा इत्यादि। यहाँ अनुमान या अनुमान लगाने की बात नहीं है, ना ही कल्पना की बात है वो याद करना चाह रहा है, अपने दिमाग में स्मृति में किसी चीज़ को लाना चाह रहा है। शट हिज आईज टू रिकलेक्ट, उसने आंखें बंद की स्टूल पर बैठकर, ये याद करने के लिए, स्मृति में लाने के लिए। वॉट वर्क ही हैड फॉर द डे, उसके पास क्या काम था दिन भर के लिए। आगे बढ़ते हुए, फर्स्ट ऑफ कोर्स का अर्थ है निश्चित रूप से। पहला तो निश्चित रूप से क्या काम था। देयर वॉज एरिथमेटिक, एरिथमेटिक का अर्थ है अंक गणित। दोज 5 डैश ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दोज 5 पजल्स, पजल्स का अर्थ है पहेलियां, यहां अर्थ होगा कठिन सवालों से। प्रॉफिट एंड लॉस का जो सवाल होते हैं, अकाउंटेंसी का एक भाग है, अकाउंटेंसी का एक अध्याय है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो 5 पजल्स थी या कठिन सवाल थे, वो उसे करने थे। देन देयर वॉज इंग्लिश, और दूसरी चीज़ थी इंग्लिश। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। डिस्प्यूट का अर्थ है विवाद, डिबेट का अर्थ है बहस या वाद विवाद, और कंडीशंस का अर्थ है परिस्थितियाँ या हालात। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक अध्याय है अकाउंटेंसी का, न उसके हालात होंगे न डिस्प्यूट। पजल्स हो सकते हैं पहेलियाँ या कठिन सवाल। आगे बढ़ते हुए, first of course there was arithmetic, those 5 puzzles of profit and loss, then there was English, दूसरी चीज थी इंग्लिश या अंग्रेजी। he had to copy down, उसे copy down का अर्थ है देख कर लिखना या नकल करनी थी। a page from his English lesson and write dictionary meanings of dash words, dictionary meaning of difficult words, उसे कठिन शब्दों के डिक्शनरी मीनिंग्स लिखने थे, डिक्शनरी से उनके अर्थ देख करके कॉपी डाउन करने थे, देख करके लिखने थे, उतारने थे। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। रिजिड का अर्थ है लोचहीन या अड़ियल। अगर आप रिजिड हैं तो आप अपना दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं बदलना चाहते। आप इनफ्लेक्सिबल हैं, अड़ियल हैं, तो इनफ्लेक्सिबल, अड़ियल या फिर हठी। ऑप्शन बी ऑकवर्ड का अर्थ है बेढंगा या क्लमसी। अगर आपके तौर तरीके अच्छे नहीं हैं, स्किलफुल नहीं हैं आप, तो फिर आप ऑकवर्ड है, क्लमजी है, बेढंगा आपका तरीका है। विजिबल का अर्थ है जो चीज़ दिख रही हो, दृश्यमान, हमारा आंसर होगा डिफिकल्ट। एंड कॉपी डाउन अ पेज फ्रॉम हिज इंग्लिश लेसन एंड राइट डिक्शनरी मीनिंग्स, उसको अपने इंग्लिश लेसन को कॉपी डाउन करना था
लेसन को उतारना था, देख कर लिखना था और लिखने थे डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के डिक्शनरी मीनिंग्स। आगे बढ़ते हुए एंड देन देयर वॉज ज्योग्राफी, और फिर उसके बाद था भूगोल। ही हैड ओनली 2 आवर्स, उसके बाद सिर्फ 2 घंटे थे विद इन विच जिनके भीतर ही हैड टू डू, उसे करना था ऑल दिस हीप, हीप का अर्थ है ढेर, उसे ये पूरा जो ढेर था काम का वो करना था, निपटाना था। एंड गेट डैश फॉर स्कूल, एंड गेट निसंदेह रेडी, उसके पास इतना समय था 2 घंटे का कि वो सारा काम करे, वो एरिथमेटिक के सवाल करे, पजल्स करे, उसके बाद अंग्रेज़ी में इंग्लिश लेसन को कॉपी डाउन करे, डिक्शनरी मीनिंग्स लिखे और उस सब के लिए, फिर ज्योग्राफी थी, 2 घंटे का समय था। ठीक है, ये सारा हीप ऑफ वर्क, काम के ढेर को निपटाने के लिए। एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और फिर स्कूल के लिए तैयार होना भी था। अन्य ऑप्शन अवश्य देख लेते हैं। गेट अलर्ट, अलर्ट का अर्थ है चौकन्ना या सतर्क, नहीं विद्यार्थी है, गेट रेडी होना चाहिए। फिट का अर्थ है उपयुक्त, और फिक्स्ड का अर्थ है कोई चीज़ जो कहीं लगा दी गई है या पहले से नियत है। अगर कोई फिक्स्ड शेड्यूल है तो पहले से नियत है। फिट का वैसे अर्थ फिजिकली बहुत चुस्त दुरुस्त भी होता है, या किसी चीज़ को कहीं लगाना या फिट करना भी इसका अर्थ है। हमारा आंसर होगा गेट रेडी फॉर स्कूल, ऑप्शन सी, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। तो ये था आपका विश्लेषण, आपका एनालिसिस पेपर 76 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे रिजल्ट्स के लिए पेपर के एनालिसिस में सिखाए गए नियमों का अभ्यास करें, सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा इन्हें अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में यूज़ करें, अपने खुद के उदाहरण बनाएं। सो कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।